रिलीजन? उसका जवाब भी बड़ा सीधा है, नहीं। मेरी राय में जितना भी कुछ मैंने सीखा है दुनिया के बारे में, हमारी प्लैनेट की हिस्ट्री के बारे में, एवोल्यूशन के बारे में, ये सारी चीजों को समझकर मैंने जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करी है, मेरी राय में कोई भगवान, कोई अल्लाह, कोई गॉड एग्जिस्ट नहीं करता। सुरूर राठी साहब ने एक गड़बड़ करना शुरू कर दी है, खुदा के वजूद का इनकार। मेरी राय में कोई भगवान, कोई अल्लाह, कोई गॉड एग्जिस्ट नहीं करता। और उसके बारे में डार्विन के नजरिए को प्रमोट करने के लिए कुछ एविडेंस अपने ख्याल के मुताबिक देना शुरू किए उससे, और वो उनके क्लिप भी चलते हैं मिलियंस लोगों में, उससे लोग कंफ्यूजन का शिकार हो रहे हैं। बाकी ये ज़रूरी नहीं होता कि आप अगर साइंस को पढ़ रहे हैं तो इसके बाद आप खुदा तक पहुंच जाएंगे, जब तक कि आप ओपन माइंड होके प्री डिटरमिन्ड रिजल्ट्स के बगैर ना देखें। मैंने तो देखा है कई लोग एक फील्ड के अंदर बड़े एपेक्स के ऊपर होते हैं, लेकिन दूसरी फील्ड के अंदर उन्होंने अपने उसूल और मुबादी डिफरेंट रखे होते हैं। मैं गांधी साहब का हवाला दूंगा, वो अपने पंजाब यूनिवर्सिटी का कोई वाकया सुना रहे थे कि कोई एक टीचर है जो तबलीगी जमात से ताल्लुक़ रखते थे, उन्होंने फाइनेंस की फील्ड में या इकोनॉमिक्स की फील्ड में कोई लेक्चर दिया तो कहते हैं कि कमाल कर दिया। लेकिन जब बाद में मैंने दीन के बारे में उनसे डिस्कशन की, हालांकि उनका हुलिया वही था मजहबी, तो लगा कि आसमान से जमीन पे आ गए। दीन के मामले में आप यहां पे भी देख लें कितने लोग हैं, रिटायर्ड जनरल्स हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, इसी तरीके से डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, लेकिन दीन के मामले में वो अनपढ़ मौलवी के पीछे आंखें बंद करके चल रहे हैं। वहां उन्होंने उसको अप्लाई नहीं किया। साइंस की फील्ड में मैंने देखा है कि हाथी के ऊपर 40 साल लगा दिए, 25 साल लगा दिए क्रोकोडाइल के ऊपर, लेकिन इस तरफ नहीं सोचा कि किसने ये क्वालिटी उसको दी है। वो क्वालिटीज जो आज साइंस हमें बता रही है, जो क्रोकोडाइल को खुद भी नहीं पता होगा कि मेरे अंदर ये कॉम्पिटेंसी है, वो उसको यूज कर रहा है। जिस तरह हम कई चीजों के यूजर हैं, मोबाइल के हम यूजर हैं, हमें तो नहीं पता इसके अंदर क्या सिस्टम है, चले मुझे या आपको पता होगा साइंस की वजह से, आम बंदे को तो नहीं पता, लेकिन वो यूज कर रहा है। इस तरह ये तमाम जानदार वो कॉम्पिटेंसीज यूज कर रहे हैं जिसका उन्हें खुद भी नहीं पता। तो यकीनन जिसका उन्हें खुद नहीं पता, उसके पीछे जो साइंस है उसका नहीं उनको पता, तो वो खुद तो उन्होंने अपने आप को नहीं बनाया होगा जब उनका अपने बारे में नॉलेज इतना लिमिटेड है। तो ये बेसिकली जिस तरह डॉक्टर सराज साहब फरमाते थे ना कि इन्होंने एक आंख बंद की हुई है, एक मादे की आंख से देख रहे हैं। गॉड इज दी ओनली एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल द फिजिकल फिनोमेना इन दिस यूनिवर्स। वो उसके पीछे जाते नहीं है, और साइंस ने अपनी आर्जी मान ली है कि हमने डीप डिग इस हवाले से नहीं करना, हमने कानून कुदरत पे आके रुक जाना है कि जलजला जो टेक्टोनिक प्लेट्स की डिस्टर्बेंस की वजह से आता है, ये कौन डिसाइड करता है कि किस वक्त कौन सी प्लेट डिस्टर्ब होनी है? वो कहते हैं ये हमारी फील्ड ही नहीं है, जब होगा ना उसके बाद देखेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स है, पूरी दुनिया के निजाम को, कायनात के निजाम को इसने बांधा हुआ है। वो कहते हैं बस ये फोर्स है ना, ये कहां से आई? वो कहते हैं ये हमारी फील्ड नहीं है, हम बस इधर तक। तो साइंस फिजिकल वर्ल्ड से ताल्लुक रखती है और इसके बाद मेटाफिजिक्स को ये डील नहीं करती। तो ये उनकी आर्जी है, मैं समझता हूं। साइंस जो है वो फलसफा जो हम पुराना लेके चल रहे थे, कोरोलरीज बना के अजीबो गरीब रिजल्ट निकालते थे, उससे तो जान छूटी। कम से कम कोई चीजें हम मैथमेटिकली प्रूफ कर सकते हैं। तो ये जिन लोगों का आप जिक्र कर रहे हैं ना, ये उस तरफ जाते नहीं। जो कोई जाता है ना, फिर वो इस बात तक पहुंच जाता है। और उसका सबूत यह है कि आप इन लोगों को हमारे साथ बैठाएं, हम 2-4 काउंटर क्वेश्चन के साथ करेंगे तो आपको नजर आएगा ये आसमान से जमीन पे गिर पड़ेंगे कि यार हमने इस तरफ तो कभी गौर ही नहीं किया। जिस तरह एक छोटा बच्चा एक खिलौने के साथ खेलता रहता है, जब तक उसके दिमाग में आप ये चीज हाईलाइट ना करें कि यार ये कैसे बना होगा, ये वर्किंग कैसे करता है, कोई खास लेवल से आगे सोचता नहीं है, बस वो सिर्फ यूजर होता है। जिस तरह हम लोग साइंस की बनाई हुई चीजों के यूजर है ना, इस तरह ये जो नेशनल ज्योग्राफिक या डिस्कवरी या एनिमल प्लैनेट के लिए वीडियोस बना रहे हैं ना, बस ये उतनी तहकीक कर रहे हैं, उसके पीछे नहीं जाते कि यार क्रोकोडाइल जो है वो 3000 पाउंड्स के साथ चीजों को यूं ग्रिप करता है, हड्डी भी तोड़ के रख दे, लेकिन उसके खोलने की सलाहियत इतनी कम है कि उसके ऊपर अगर आप टेप भी लपेट देना तो वो अपने खोल नहीं सकता। ये कौन से मसल्स हैं जो यहां तो इतनी पावर रखते हैं, खोलने में नहीं रखते? ये किसने उसके अंदर ये क्वालिटीज रखी हुई हैं? उस बेचारे को तो खुद भी नहीं पता। आप हैरान होंगे, अभी पैसिफिक में और अटलांटिक में गहराइयों के अंदर ऐसी मखलूकात, उनकी वीडियोस आ चुकी हैं नेशनल ज्योग्राफिक और डिस्कवरी चैनल के ऊपर, कि जिनके अंदर सेम वही सिस्टम है जो आज की लेटेस्ट सबमरीन्स में यूज हो रहा है। अब हमने इतने सदियों के बाद धक्के खा के जो चीजें सीखी हैं, और वो मखलूकात तो लाखों साल से एग्जिस्ट कर रही हैं,
आपकी सबमरीन का तो डिजाइनर है और इवॉल्व हुआ है ये डिजाइन कई लोगों के कंट्रीब्यूशन के बाद, और वो डिजाइन खुद ब खुद बन गया। आपकी सबमरीन में तो आप फ्यूल खुद डालते हैं, और वो जो सबमरीन्स फिर रही हैं वो अपना फ्यूल भी खुद तलाश करती हैं और अपनी रिप्रोडक्शन भी करती हैं। आपकी सबमरीन तो कोई बच्चा नहीं देती, ना उसका आगे से कोई बच्चा होता है, उसके ऊपर अरबों डॉलर लगाने पड़ते हैं। ये तो किसी के बनाने से बने हैं और वो खुद ब खुद बन गई हैं चीजें। मैं अक्सर कहता हूं कि इस कायनात में हर चीज मौजज़ा है, लेकिन हम इन मौजज़ात के आदी हो चुके हैं। अगर कोई शख्स ऐसी दुनिया का रहने वाला हो जिससे ये एक्सपीरियंस ना हो कि अंडे में से चूजा निकलता है और उसने अंडे को सिर्फ खाने के तौर पर तोड़ के उस लेसदार मादे को यूज किया हो, वो कभी भी यकीन नहीं करेगा इसमें से इतना खूबसूरत चूजा और ये बड़ा होके इतना बड़ा मुर्गा बन जाता है। लेकिन हमारे ये रूटीन में है, इसलिए हमें कोई ऑकवर्ड नहीं लगता। एक बीज 6 अरब गुना बड़ा दरख्त बन जाता है। अगर कोई ऐसी दुनिया का बाशिंदा हो जिसे ना पता हो कि इस बीज में से ये सारा दरख्त निकलता है और इसमें एक एक टाइनी डिटेल इस बीज के अंदर मौजूद है, वो कभी नहीं मानेगा कि इतना डाटा इतनी छोटी सी हार्ड डिस्क में कैसे आ सकता है। फूल के लगने का टाइम, उसके पकने का टाइम, और देखें आप एक ही जमीन से सराब होती हैं सारी चीजें, जायके मुख्तलिफ होते हैं, और ये वो चीजें जो अल्लाह ताला ने सूरतुल अनाम में बयान की हैं, वो फिजिकल एक्सपीरियंसेस जो आज से 10,000 साल पहले का इंसान भी एक्सपीरियंस कर सकता था, आज का इंसान भी और आने वाला इंसान। इसलिए कुरान उस तरह की साइंस की चीजों को, फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर को जो है वो डिस्कस करते हैं। साइंस ने, देखें हम साइंस का इल्म हासिल करके बड़े कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। मुझे बताएं, अगर साइंस ने ये चीज सीख ली है कि सूरज मशरक से निकलता है और मगरिब में गुरूब होता है विद रिस्पेक्ट टू जमीन, वैसे तो गुरूब ही नहीं होता, क्या इस कानून ने सूरज को पैदा किया? क्या ये पता चल जाए कि सूरज में ये गैसेस हैं, तो क्या इस इंफॉर्मेशन ने सूरज को पैदा कर दिया? नहीं। ये सारी इंफॉर्मेशन साइंस की, मैथमेटिकल मॉडल्स जो हैं, ये इंसान को वो चीजें समझने में आसानी देते हैं। ये क्रिएटर नहीं है उस चीज के, क्रिएटर तो इस फिजिकल वर्ल्ड से हट के चीज। तो आपने आजकल के जो जदीद उलेमा हैं उनमें देखा होगा कि साइंस की थोड़ी नॉलेज की कमी है। आपके अंदर वो दोनों चीज़ें जन्म लेती हैं, दीन का तसव्वुर भी है, साइंस का भी तसव्वुर आप समझते हैं, और तो आपको ये जो पस्ती में गिर गए हैं हमारा इल्म, जहाँ तक मजहबी फिक्र के लोगों की बात है, तो आपको उसकी क्या सबब क्या है उसका, कि क्यों ऐसा हुआ है कि एक ज़माना था? ये हमारा मदरसा सिस्टम है जी। जब अंग्रेज़ों की गुलामी में हम लोग रहे तो हमने, जिन लोगों ने हमें तालीम की तरफ माइल किया, बदकिस्मती के साथ उनमें से बाज़ लोग एक रेड लाइन को क्रॉस कर गए, जिस तरह सर सैयद अहमद खान। उसकी वजह से लोगों ने ये कंक्लूड कर लिया कि साइंस की तालीम एंटी मजहब, हालांकि ये दोनों का टॉपिक ही डिफरेंट है। फिजिक्स केमिस्ट्री के खिलाफ कैसे हो सकती है? दोनों अलग टॉपिक्स हैं। दीन जो है वो फिजिकल वर्ल्ड के साथ ताल्लुक नहीं रखता, बल्कि रिवील्ड नॉलेज के साथ ताल्लुक रखता है। हाँ, एक्वायर्ड नॉलेज, साइंस का इल्म जो इसको एड्रेस वो जरूर करता है, लेकिन इस इल्म के जरिए वो कहता है आप खुदा का तारुफ करें कि इसके पीछे खुदा है जो इन सारी चीजों को लेके चल रहा है। शुरू में सल्तनत अब्बासिया के दौर के अंदर मुसलमानों ने साइंस में बड़ी तरक्की की है। पूरी दुनिया का इस वक्त जो आपका मैथमेटिक्स का निज़ाम है, इलेक्ट्रॉनिक्स का निज़ाम, अलजबरा के ऊपर चल रहा है। ये लफ्ज ही अरबी का है, अलजबरा। आप अंदाजा लगाएं, सारी बुनियादें वहीं से थी। बाद में जाहिर है मुसलमान फिर और चक्रों में पड़ गए, उसकी वजह से सुस्ती होगी। फिर जब इन पे कॉलोनियल पावर्स आ गई, इन्होंने फिर साइंस की तालीम की बजाय अपने आप को उन्हीं किताबों तक महदूद कर लिया और साइंस का इल्म और जो दीन का इल्म है इसको अलग तस्वुर करना शुरू कर दिया। आप तो कह रहे हैं ना उलमा के पास साइंस के इल्म की कमी है, माजरत के साथ इनके पास साइंस का इल्म है ही नहीं है। कमी की कौन सी बात है? इनको साइंस की डेफिनेशन नहीं पता, किसी एक टॉपिक के ऊपर ये जनरल गुफ्तगू भी नहीं कर सकते। और मैं अक्सर कहता हूं कि साइंसदानों का आप हौसला देखें, आप उनकी तहकीक को बयान करें, वो खुश होते हैं। वो कभी नहीं कहते ये मेरी तहकीक थी, तुम क्यों बयान कर रहे हो। वो इतना अपने उस रिलीजन को ऑन करते हैं कि यार साइंस इस रिजल्ट पे पहुंची और साइंस फले फूले, हमें खुशी होती है। लेकिन मजहबी तबका, आप उनमें से किसी की छोटी सी तहकीक उठाएं और वो उसको आप प्रेजेंट करें, वो कहते हैं यार इसको तो आता ही कुछ नहीं था, इसने तो फलां जगह ये बात पढ़ी है। वो इस तरफ, यानी ये कीड़ी से भी ज्यादा मामूली इनका दिल होता है। इसलिए मैंने थिंक आउट ऑफ बॉक्स किया। मैंने सारे उलमा को पढ़ा,
सारों के कुरान के तर्जमे पढ़े, सारों के इख्तिलाफी मौज़ूआत पढ़े, फिर ओरिजिनल किताबों के साथ उसे मैच किया, फिर एक पब्लिक में चीज सामने रख दी कि ये देखें, अगर आप किताबों को मानते हैं तो किताबों का दीन ये है, और अगर आप फिरकों के दीन को लेकर चल रहे हैं तो सब ने अपनी अपनी मर्जी की चीजें ली हुई हैं और उसके ऊपर वो अड़े। मैंने अपनी यूनिवर्सिटी में ये चीज ऑब्जर्व की है, शुरू से मेरे अंदर ये जुस्तजू वाला एक मादा था। जो टीचर भी किसी ऐसे पीरियड में आता था जिसमें मैं बैठा होता था तो वो टीचर की कांपे टांग रही होती थी कि ये बड़ा खतरनाक है, ठीक है। इस वजह से कि मैं चीजों को ऑब्जर्व करता था, फिर काउंटर क्वेश्चन करता था। ये आदत शुरू से है। उसी चीज को मैंने जब दीन पे अप्लाई किया तो मैं एक ऑप्टिमल सोल्यूशन तक अल्हम्दुलिल्लाह हर मामले में पहुंचता हूं। और लोग कहते हैं आप अपने अकायद और नजरियात जो आपने अखज़ किए हैं इसको रिविजिट जी जरूर करेंगे, लेकिन वो जितनी भी रिसर्च कर रही है वो ऑलरेडी करके एक राय सामने रखते हैं। कभी कोई गलती लग सकती है इंसान को, बदनीयती के साथ नहीं, लेकिन ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह पूरी मेहनत करने के बाद एक राय हम रखते हैं। और उसके पीछे वही दुनियावी तालीम भी है कि जिसने हमें एक थिंक आउट ऑफ बॉक्स करने का जज्बा पैदा किया। मदारिस सिस्टम की आउटपुट कभी भी मौलाना मौदूदी, डॉक्टर इकबाल, डॉक्टर इसरार, डॉक्टर जाकिर नाइक, अहमद दीदात कभी भी नहीं होंगे, क्योंकि उस सिस्टम के अंदर आपकी सलाहियतों को जंग लग जाता है जब आपको एक खास सोच के अंदर महदूद कर देते हैं और बस उसी सिलेबस के साथ लेके चलते हैं। उसमें भी सिलेक्टिव चीजें, ये नहीं है कि ये किताबें हदीस की मुकम्मल पढ़ाएंगे, नहीं, सिलेक्टिव, वरना तो सारे एक ही पेज पे ना आ जाए। मुझे बताएं, दुनिया में इंग्लिश के 2 मुख्तलिफ प्रोफेसर उठा लें दुनिया से, कोई ये नहीं कहेगा एक के BUT बट होता है इंग्लिश में और दूसरा के BAT बट होता है, एक ही बात करते हैं। फिजिक्स के लोग जो एस्टेब्लिश साइंटिफिक फैक्ट्स हैं एक ही बात उसके बारे में करते हैं। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की बात होगी तो सारे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एक तरीके से बयान करेंगे, लेकिन सरकार कुरान के पहले सफ़े पे लिखा है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आप इसकी इंटरप्रिटेशन देखें, बिल्कुल वाज़ेह लिखा है कि दुआ अल्लाह से मांगनी है। कोई कब्र वालों को पुकार रहा होगा, कोई मरे हुए लोगों को पुकार रहा होगा, कोई किसी जिन को पुकार रहा होगा, किसी फरिश्ते को। हालांकि कुरान अपनी तालीमात में बिल्कुल वाज़ेह है। ये पहले तो कॉन्सेप्ट क्लियर करें, खुदा आया नहीं है, खुदा हमेशा से है। हम इसे मैथमेटिकली साबित करते हैं। देखें, जो यूनिवर्सल ट्रूथ एस्टेब्लिश हो चुके हैं उसको तो आप कोई दोबारा से चैलेंज ना करें। यानी ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि 2 + 2 = 4, ठीक है। अब इसे कोई 5 या 3 बनाने की कोशिश करे तो जुल्म पर मबनी काम कर रहा है। आप दोबारा से व्हील भी इन्वेंट कर लें तब भी ये मैथमेटिकल इक्वेशन तो अपनी जगह रहेगी। बिल्कुल इस तरीके से ये चीज एस्टेब्लिश हो चुकी है कि कायनात पहले नहीं थी तो आई है। आपको पता है कुछ अरसा ये नजरिया रहा है 17वीं और 18वीं सदी में कि ये स्टेडी स्टेट कायनात है, हमेशा से ऐसे ही चल रही है। लेकिन ये अब नजरिया अपनी मौत मर गया। हम जिस एरा में बैठे हैं ना, ये नजरिया खत्म हो चुका हुआ है। आज से नहीं, बिग बैंग के बाद से ही, जब वो हबल ने वो टेलीस्कोप के जरिए चीज देखी थी 1920s में, तो हबल ने ये देखा कि कायनात में जितने भी ये इजराम फल्की हैं, यानी आसमान पे जितने आपको सियारे सितारे नजर आ रहे हैं ना, इनमें एक कॉमन चीज ये है कि सब एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। और उसके लिए उसने स्पेक्ट्रम जब ड्रा किया, स्पेक्ट्रम जब ग्रेजुअली किसी चीज का, लाइट का स्पेक्ट्रम रेड की तरफ शिफ्ट हो, इट मींस कि वो आपसे दूर जा रही है। तो ये चीज लॉजिकल थी कि जब ये दूर जा रही है तो इसको टाइम में रिवर्स किया जाए तो किसी एक जगह से शुरू हुई हो। यानी मैं हाथ में कुछ बॉल्स पकड़ूं और उन्हें यूं फेंकूं, सारे एक दूसरे से दूर जाएंगे। और ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि ये दूर इसलिए जा रहे हैं कि कहीं एक जगह से ये स्टार्ट हुए थे। ये तो एक नेचुरल चीज है। अच्छा, उन्होंने कहा कि अगर हम टाइम को रिवर्स करें और ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाएं कि जहां से ये चीज स्टार्ट हुई थी, तो उसको साइंटिस्ट ने नाम दिया कि वो एक ऐसा पॉइंट था कि जिसकी डेंसिटी इंफिनिट थी, ना खत्म होने वाली, और वॉल्यूम 0 था। वॉल्यूम 0 है और डेंसिटी इंफिनिट है। इट मींस क्रिएशन एक्स नहीं लो, अदमे महज से वजूद, कुछ नहीं था तो ये हो गया। और फिर वो कहते हैं कि ये जो बिग बैंग हुआ है, इस बिग बैंग के बाद
अगर एक सेकंड के ट्रिलियन ट्रिलियन हिस्से के अंदर भी जरा सी डिस्टर्बेंस आती तो ये कायनात वजूद में नहीं आ सकती थी। और ये तो सिर्फ वजूद में आने की बात है, फिर जो बिलियंस ऑफ फाइन ट्यूनिंग्स प्लेनेट अर्थ के ऊपर मौजूद हैं, हर सियारे के एतबार से हैं, जमीन का सूरज से फासला, फिर इनकी ग्रेविटेशनल फोर्स, इनकी मूवमेंट, स्पीड, ये तो एक पूरी एक समझ ले एक ऐसी फील्ड है जिसमें इंसान जाके गुम हो जाता है। इन सारी चीजों को कंसिडर करके स्टेडी स्टेट कायनात की थ्योरी तो होगी खत्म और बिग बैंग होगी स्टैब्लिश। अब यह तो साबित हो गया कि क्रिएशन एक्स नहीं लो हुई है, यानी इंसान या कायनात ये पैदा हुए हैं। प्रॉब्लम तब थी आपके लिए जब आप ये मानते कि ये भी हमेशा से हैं, हमेशा से इंसान पैदा हो रहे हैं और दूसरा एंड कोई नहीं है। ये तो मसला हल कर दिया आपका साइंस ने, उनका नहीं, क्रिएशन तो हुई है। अब इसका क्रिएटर है या नहीं है, इसके ऊपर वो आके बात करते हैं। अब ये जो फाइन ट्यूनिंग्स हैं, इनको समझने के लिए इतने दिमाग की जरूरत है, इतने ब्रेन्स की जरूरत है, डीएनए की स्ट्रक्चर को समझने के लिए, इस हार्मोनी को समझने के लिए, बनाने के लिए नहीं सरकार, इतने ब्रेन्स लग जाएं। आज तक हम डिस्कवरीज ही कर रहे हैं। ये जितने हम चीजें दरियाफ्त करते हैं ना, वो हम कानून कुदरत दरियाफ्त करते हैं। यानी अगर हमने ये चीज एक्सप्लोर कर ली है कि सूरज मशरिक से निकलता है, मगरिब में गुरूब होता है विद रिस्पेक्ट टू जमीन, वैसे तो गुरूब होता ही नहीं है ना, निकलता है। तो ये एक फिजिकल फिनोमिना है जो हमने डिस्कवर किया है। इस फिनोमिना ने सूरज को पैदा नहीं किया। ये क्रिएटर ऑफ सन तो नहीं है, ये अगर आपको पता चल गया। अंडे में से चूजा निकलता है और चूजा इतने अरसे के लिए अंडे को आप गरमाइश में रखते हैं 22 दिन के लिए मुर्गी के नीचे या किसी मशीन में, तो इस इंफॉर्मेशन ने चूजे को पैदा नहीं किया, बल्कि ये चूजे के पैदा होने के बारे में इंफॉर्मेशन है। आप इसके अंदर मजीद चले जाएं, जितना डीप डिग करते जाएं, अल्टीमेटली आपकी एक इंफॉर्मेशन ऐड होगी। यह नहीं होगा कि आपको यह पता चल जाए कि इसने पैदा किया, वो तो मुर्गी को खुद नहीं पता जो पैदा करने वाली है। क्रोकोडाइल को, एलिफेंट को ये पता ही नहीं मेरे अंदर क्या क्या क्वालिटीज हैं। जिसको ये पता ही नहीं मेरे अंदर क्या क्वालिटीज है, इंसान को नहीं पता अभी तक मेरे अंदर क्या क्वालिटीज है। ये तो भी साइंस थोड़ा बहुत आपको एक्सप्लोर कर रही है। तो क्रिएटर तो हम इन क्वालिटीज के है ही नहीं है। और फिर पीछे एक ब्रेन इस एतबार से है कि वो एक ऑर्गेनाइज तरीके से, और ये भी चीज डेफिनेटली फिजिबिलिटी के तहत आप समझे मैथमेटिक्स में एस्टेब्लिश हो चुकी है कि ये पूरे एक ऑर्गेनाइज तरीके से जो चीज चल रही होती है उसके पीछे एक ब्रेन जरूर होता है। ब्रेन के बगैर ये कोई डिजाइन कर नहीं सकता। फिजिक्स का सेकंड ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है कि एंट्रोपी या तो कांस्टेंट रहती है या इंक्रीज करती है, यानी डिसऑर्डर। खुदा ना खास्ता यहां पे धमाका हो जाए तो हर चीज बिखर जाएगी। इसके बाद दुनिया का कोई धमाका दोबारा इसको इस हालत में अरेंज नहीं कर सकता। इसको कहते हैं एंट्रोपी, कि कहीं पे बिगाड़ आता है तो वो बढ़ता है। ये हो सकता है कि मजीद आप लोग लाएं तो ये बिगाड़ और बढ़ता जाए, या जितना है उतना ही रहे, वापस ऑर्गेनाइज नहीं हो सकता जब तक के दोबारा से इंटरवीन करके आप ये करना। जिस तरह वो जियारत में उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना के वो सारे वो म्यूजियम तबाह कर दिया था दहशतगर्दों ने, तो दोबारा से उन्होंने बनाया, तो खुद ब खुद तो नहीं बना। धमाके के बाद तो सब कुछ खुद ब खुद फैल गया था, लेकिन दोबारा उस जगह पे लाने के लिए आपको बजट लगा है, ब्रेन लगा है, एफर्ट पुट किए हैं, फिर जाके वो ऑर्गेनाइज हुआ है। तो इसका मतलब है ऑर्डर बनाने के लिए ब्रेन चाहिए होता है, डिसऑर्डर के लिए कोई मसला नहीं, और डिसऑर्डर के बाद दोबारा ऑर्डर बन जाए इसके लिए ब्रेन चाहिए। सरकार ये कौन सा डिसऑर्डर है, ये कौन सा बिग बैंग है? छोटा सा धमाका ऑर्गेनाइज नहीं करता, चीज को बिगाड़ता है, और इतना बड़ा धमाका, इतना बड़ा ऑर्डर ले आया है कि प्लेनेट अर्थ के ऊपर 2 मिलियन से ज्यादा स्पीशीज हैं। एक एक स्पीशी के ऊपर आप जिंदगी गुजारे, आप सिर्फ उसकी आदतें ही नहीं बता सकते क्या है। ये तो छोड़ दें कि ये बनी कैसी है। तो ये तो एक ना खत्म होने वाला सिलसिला है। तो ये ब्रेन तो एस्टैब्लिश है। अब अगला स्टेप ये है कि ये जो ब्रेन है, वो रिचर्ड डॉकिंस भी कहता है ना द गॉड डिल्यूजन में, जब फ्रेड हायल का जुमला उसे कोट किया गया ना, फ्रेड हायल एक बहुत बड़ा समझे फिलोसोफर भी था, साइंटिस्ट भी था। उसने कहा था कि इंसान का बन जाना खुद ब खुद ये इसी तरह का फिनोमेना है, ये इससे बढ़कर कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है कि कोई शख्स ये क्लेम करे
कि कोई हवाई झक्कड़ टॉर्नेडो चला और उसने कूड़े कबाड़ के ढेर से मटेरियल उठाया और एक बोइंग 747 तैयार कर दिया। ये दुनिया का कोई पागल बेवकूफ आदमी भी ये बात नहीं मानेगा। उसको छोड़ दे, एक बॉल पॉइंट बनने को कोई नहीं मानेगा। तो उसने कहा इससे कॉम्प्लेक्स चीज इंसान है, उसको तुम ये माने हो कि खुद ब खुद मान गई है बगैर किसी ब्रेन के। अच्छा, तो इसका जवाब आपको पता है रिचर्ड डॉकिंस ने क्या दिया? उसने एक चैप्टर बनाया, उसकी हेडिंग रखी द अल्टीमेट बोइंग 747। उसने कहा फिर सबसे बड़ा बोइंग 747 तो गॉड है। आप ये कह रहे हो कि इंसान इतना कॉम्प्लेक्स है कि खुद बन नहीं सकता किसी के बनाए बगैर, तो जो इसको बनाने वाला है वो तो उससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, वो तो अल्टीमेट बोइंग 747 है। अगर इतना मुश्किल इंसान डीएनए स्ट्रक्चर वाला, ये आप कहते हो खुद नहीं बनेगा, इसको कोई बनाएगा, तो जिसने इसे बनाया है वो तो इससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीज है, तो उसका भी कोई क्रिएटर होना चाहिए। तो हमने क्या कहा था? रुको जरा, सब्र करो, फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट हम तुम्हारी बात के साथ एग्री करते हैं, लेकिन आगे चल। हाँ, वो जो क्रिएटर है जिसने हमारे क्रिएटर को बनाया होगा, तो यकीनन वो हमारे क्रिएटर से भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्रिएटर होगा, तो फिर उसका भी कोई क्रिएटर होना चाहिए। अब तू क़यामत तक लगा रहा है, ये इक्वेशन कहीं खत्म नहीं होगी। तावक्ते के कोई एक क्रिएटर ऐसा हो जिसे किसी ने ना बनाया हो, तो वही तो है लम यलिद वलम यूलद। सूरह इखलास में ही तो डेफिनेशन है, लम यलिद वलम यूलद। सरकार ये आपको मैथ समझा सकती है, ये आपको फिजिक्स समझा सकती है, ये कितनी बड़ी डेफिनेशन है। हमने बचपन में ऐसे ही याद कर लिया कि ना उसका कोई बाप है ना कोई बेटा, ना, ये तो हम एक अखलाकी से तर्जुमा कर रहे हैं ना। तो एक्चुअल तर्जुमा है कि ना वो खुद किसी से निकला है ना उससे कोई निकला है, वो हमेशा से है। इसलिए बुखारी मुस्लिम में हदीस है कि तुम्हारे पास शैतान आता है ना, तो कहता है पहाड़ों को किसने बनाया? तुम कहते हो अल्लाह ने। पूछता है दरख्तों को किसने बनाया? कहता है अल्लाह ने। तुम कहते हो उसको जवाब के तौर पर, जब वो सवाल पूछता है फिर मुख्तलिफ सवाल करता है, तुम अल्लाह कहते हो, एंड पे वो कहता है अल्लाह को किसने बनाया? अब तुमने कहना है फिर इस पे, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। जरा नबी अलैहिस्सलाम तो इतना ही कह सकते थे ना, आपको अल्लाह ताला ने हमारी हिदायत का इमाम बनाया, ठीक है। लेकिन बाद में जब ये मैथमेटिकल इक्वेशंस, साइंटिफिक डिस्कवरीज और ये यूनिवर्सल ट्रुथ इंसानों को अल्लाह ताला ने दरियाफ्त करवाए हैं, तो अब हम बड़ी आसानी से इसको मजीद एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अगर कोई क्रिएटर का क्रिएटर है तो उसका भी कोई क्रिएटर होगा, और यूं ये एक समझ ले ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हो जाएगा। ये आपको मान, अच्छा अब आप सोच रहे हो कि ये क्यों मानना पड़ेगा कि कोई एक ऐसा होना चाहिए कि जिसका, ये इसलिए मानना पड़ेगा कि दूसरी तरफ इक्वेशन जो है वो फिजिकली मेरे सामने मौजूद है कि मैं हूं, क्रिएशन मौजूद है। अगर एक थ्योरी होती ना कि ना क्रिएशन होती ना क्रिएटर, तो हमें कोई चीज मजबूर नहीं करती थी। अब हमारी मजबूरी यह है कि कायनात हमारे सामने है, हम जिंदा मखलूक हैं, हम सब कुछ देख रहे हैं, क्रिएटेड चीजें मौजूद हैं, तो दूसरे एंगल पे हमें जाना पड़ेगा और अल्टीमेटली किसी एक क्रिएटर पे रुकना पड़ेगा, कोई क्रिएटर ना हो उसका। इसलिए